हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। जी हां, आज का जो एग्जाम हुआ था यूपी टीजीटी शारीरिक शिक्षा, जी हां फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था आज उत्तर प्रदेश में। और यहां पर भाई मैं ये कहूंगा कि बम्पर क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल में आज जब आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा तो मेरे ख्याल में आप बन गए होंगे नीरज चोपड़ा। जी हाँ, जैसे नीरज चोपड़ा ने कल भाला फेंक कर, जी हाँ टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक कर, जी हाँ यहाँ पर 87.58 मीटर की डिस्टेंस कवर की थी। तो ठीक ऐसे ही मैं जो आपको बोलने वाला हूं इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई अगर आपकी यहां पर परसेंटेज, जी हां यहां पर सीधी सीधी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो भाई आपके अगर जी हां यहां पर 90 प्लस, जी हां 90 प्लस से तो भाई कम की बात बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और मैं जहां तक 90 प्लस की बात कर रहा हूं तो भाई 95 प्लस भी यहां पर मेरिट जा सकती है। भाई इतना इजी क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ना तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैंने पहले कभी देखा है और ना कभी मेरे ख्याल में अभी आगे होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके अपने फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी। और जैसा मैंने थंबनेल के अंदर लगाया है भाई, जी हाँ मैंने थंबनेल में पहले ही लिख दिया भाई फिजिकल एजुकेशन का जो ये एग्जाम है ना, आप मेरे चैनल पर, मैं दावा करता हूं आप मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए और वहां पर ये क्वेश्चंस मिला लीजिए, यहां पर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। और जो मैंने ठीक एग्जाम से पहले, जी हां 4 तारीख को आपको 350 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई थी और 350 क्वेश्चन करवाने के बाद में कल भी मैं एक 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया था। वहीं से सिर्फ ये सारा पेपर घूमकर आपके सामने रख दिया गया। भाई मुझे नहीं पता कि बोर्ड वालों ने क्या किया, यहां से वीडियो ही देखी होगी जरूर। तो चलिए यहां पर देखिए जो पेपर है मेरे पास में, जो पेपर सेट है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास में एग्जाम सेट है ये है बी कोड। जी हम बी कोड का मेरे पास में पेपर है, तो आप अपना जो बी कोड का एग्जाम है उसको मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद में मुझे बता दीजिएगा कि आपने इसको मिला लिया है या नहीं मिलाया है। और जितना भी आपका स्कोर रहे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और किस क्वेश्चन में आपको ग्रेस मार्क मिल सकती है। जी हाँ, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे है जहाँ पर आपको ग्रेस मार्क मिल सकती है, आप ग्रेस के लिए भी दावा कर सकते हैं। जी हाँ, दावा ठोक सकते हैं अपना यहाँ पर अपने एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा पेपर आपके लिए आया था और यहाँ पर आप, जी हाँ यहाँ पर जैसा पेपर आप ये देख रहे हैं, जी हाँ ये कॉर्नर शायद फटा हुआ है और मेरे ख्याल में जिसने ये पेपर अटैम्प्ट किया है उसने शुरू में ही भाई इस पेपर को खा लिया। भाई पेपर को खाने वाला ही था, इतना इजी क्वेश्चन। और जिसने भी ये पेपर अटैम्प्ट किया है और जहाँ पे भी उन्होंने आंसर अपने टिक मार्क किए हैं, मोस्टली मैं गारंटी देता हूँ कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो अभी हम करने वाले हैं। तो पेपर सेट बी है तो मिला लीजिएगा अपना कोड यहाँ पर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, पहले प्रश्न में पूछा गया था इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ वॉलीबॉल ओरिजिनेटेड। जो वॉलीबॉल गेम है वो कौन से, वहाँ से आपका कौन से देश से आपका शुरू हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला था यूएसए। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैंने बास्केटबॉल के बारे में, वॉलीबॉल के बारे में, बेसबॉल के बारे में इतनी बार बताया था भाई कि ये क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। और ये क्वेश्चन जी हाँ आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर यूपी टीजीटी ने पूछा था। तो चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका राइट है बिल्कुल यूएसए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन की जो आंसर की है वो करेंगे ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच शॉर्ट सर्विस किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई जो ये आपका फ्रेंच शॉर्ट सर्विस है ये आपका इस्तेमाल किया जाता है बैडमिंटन में। जी हाँ, बैडमिंटन में आपका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल राइट, इस बच्चे ने टिक मार्क कर रखा है। अगला प्रश्न है कि पुरुष हेतु भाले का भार कितना होता है। जी हाँ, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो ये है 800 ग्राम। 800 ग्राम होता है पुरुषों के लिए और 600 ग्राम होता है वीमेंस के लिए, याद रखिएगा भाई हमेशा के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि WBC का क्या कार्य है। अब WBC को आपने पढ़ा होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके खिलाफ लड़ने के काम करते हैं। मींस जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं आपकी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है आपका कि डॉक्टर BC राय ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो डॉक्टर BC राय जो ट्रॉफी है ये आपने सभी ने पढ़ा है कि ये है आपकी फुटबॉल से। जी हाँ, फुटबॉल खेल से रिलेट करती है। तो भाई हिंदी और इंग्लिश आपके लिए दोनों ही वर्जन और स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। अगला प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ी को दिया जाता है। तो भाई आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, जी हाँ जो यूपी गवर्नमेंट है उसके
द्वारा जो लक्ष्मण अवार्ड है ये आपका दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जो स्कैपुला है, स्कैपुला अस्थि कहाँ होती है। भाई स्कैपुला के बारे में भी मैंने कल ही क्वेश्चन करवाया था और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अपर बैक होती है, अपर बैक का मतलब है कि जो आपका शोल्डर है, जी हाँ, जो आपका कमर है और कमर के ऊपर शोल्डर, जी हाँ, शोल्डर का ये आपका स्कैपुला बोन हो जाएगी। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया है, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर इस बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये आपका लुशियन ब्रव्वा ने बनाया हुआ है। ठीक है, लुशियन ब्रव्वा, याद रखिएगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड ये यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसी से यहाँ पर नाम रखा गया था, बाकी लुशियन ब्रव्वा ने आपका बनाया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा था गया था कि गैस्ट्रोमेनियस मसल्स है, गैस्ट्रोमेनियस मसल्स है वो आपकी कहाँ स्थित होती है। तो गैस्ट्रोमेनियस मसल्स मैंने आपको कई बार बताया था कि भाई जो आपकी पिंडली होती है, पिंडली का मतलब है काफ मसल्स, ठीक है, जो आपकी नीचे वाले पैर की मसल्स होगी तो इसको कहा जाएगा लोअर लेग की मसल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डेकाथलॉन में यहाँ पर अंतिम स्पर्धा हमेशा क्या होगी। और भाई अभी भी जिसने वो वीडियो नहीं देखी ना, जिसमें मैंने डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन की शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है, तो भाई अगर नंबर आपका कट रहा है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि इतनी ईजी ट्रिक मैंने बता दी और इस ईजी ट्रिक से आप बिल्कुल जो डे वाइज है, पहले दिन कौन से होते, दूसरे दिन कौन से होते, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर है आपका 1500 मीटर और मैंने आपको बताया था कि 100 लगाऊं 4 बार, 11 चक्के बास के, भाले 15। जी हाँ, ये मैंने टेक्निक आपको बताई थी। अगर आपने याद नहीं की तो याद कर लो, चैनल पे एक बार जाके देख लो भाई। 600 वीडियो और इन 600 वीडियो से अगर यहाँ से क्वेश्चंस बाहर होना, जी हाँ, आपका जूता और मेरा सर भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई मापता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई मापने के लिए आपका स्टेडियोमीटर होता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूंगा कि कौन से में आपको कौन सा रहेगा। तो जो स्पायरोमीटर है ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, डायनमोमीटर आपकी शक्ति के लिए, और जो स्कोलियोमीटर है ये आपका चेक करता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कर्व बनता है, मीन्स जो आपकी वर्टिब्रा कॉलम से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज है, जिसके अंदर आपकी जो स्पाइन है लॉर्डोसिस, काइफोसिस और एस कर्वेचर, सी कर्वेचर बनाती है, उसको मापने के लिए स्कोलियोमीटर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो पेशी फाइबर है उसकी मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है। जी हां, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स के अंदर क्या आती है, वो होती है हाइपरट्रॉफी। ठीक है, उसको हाइपरट्रॉफी कहा जाएगा। और हाइपोक्सिया है ये आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड। जी हां, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपोक्सिया, और उसको मेंटेन करने के लिए हाइपोक्सिया एक्सरसाइजेस दी जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एंडोमार्फी जो है ये आपके एक टाइप है शेल्डन का, जो आपने टाइप देखा होगा, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ। ठीक है, और इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि यहाँ पर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद में जो आपकी मसल्स के अंदर हीट पैदा होती है उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कि परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को क्या कहते हैं। भाई आप है ना, कोई भी गतिज क्रिया है, जो भी आप मूवमेंट करते हैं ना, आप उसको अपना जो अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन है उसको चेंज कर लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका अडेप्टेशन एबिलिटी। जी हाँ, अडेप्टेशन का मतलब है कि आप उस चीज़ को तुरंत अपने प्रभाव से बदल लेते हैं, तो इसको अडेप्टेशन एबिलिटी कहा जाता है। रिदमिक तो इसको नहीं कहा जाएगा। रिदम का तो मतलब है कि भाई आपको ये ना बाहर से आपको कोई स्टिमुलेंट्स मिल रहा है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन इस भाई ने गलत किया हो, जिसने भी किया है, कि रिदम जो होती है ना, रिदम का मतलब है कि आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है तो आप उसके ऊपर जो रिदमिक एक्सरसाइज करते हैं या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस का टाइप रहेगा। तो यहाँ पे है कि भाई आप कोई मूवमेंट कर रहे हो और आप है ना इतना सामंजस्य उसके अंदर पैदा कर लेते हैं कि एक जो मूवमेंट कर रहे हैं दूसरी मूवमेंट्स को उसके साथ में तालमेल बिठा लेते हैं, तो इस तालमेल को कहा जाता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि आपने उस क्रिया को सीख लिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर की स्थिति क्या रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ पर हॉकी से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। और देखिए भाई, हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना बनता है, क्योंकि यहाँ पर जी हाँ, भारत है ना, भारत, अपना भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत, वो जीत चुका है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल। और अब भारत के पास में हॉकी के अंदर कितने मेडल हो गए हैं, जी हाँ, याद रखिएगा 12 मेडल हो गए हैं, जिनमें चलिए वो भी मैं आपके साथ के साथ में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है मैं वो आपको टिक मार्क कर देता हूँ। तो ये आपका रहेगा 25 यार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रेफरी है उसकी प्लेसमेंट रहेगी। और यहाँ पर देखिए भाई, भारत के पास में अभी जो हॉकी में ना 8 तो गोल्ड मेडल है। ठीक है, 1 है रजत पदक और आपके बाकी के हो गए हैं यहाँ पर 3
ये हो गए हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, याद रखिएगा भाई इसको। और जी हाँ, इंडिविजुअल मेडल है वो भी भारत का आ चुका है। मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ पता नहीं आप कितने साल बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाले और जो हिस्ट्री है वो कभी चेंज नहीं होने वाली। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था, प्रश्न नंबर 15 है और सेट बी। जी हाँ, मैं फिर बता दूं हमारे दर्शकों को, कुछ साथी हमारे साथ में अभी जुड़े होंगे, तो ये सेट बी करवा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश से टीजीटी का हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पेशी का पावर हाउस ऑफ कहा जाता है। तो भाई पेशी का पावर हाउस ऑफ पूछा गया है, किसका? पेशी का। जो आपकी शरीर के अंदर पेशी कोशिका होती है, मसल्स होती है, उस मसल्स के अंदर जो सेल पाई जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया कि मसल सेल्स लिखा है, भाई सीधा सा सेल्स के अंदर जो पावर हाउस का काम करता है ना, कौन करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जीवन बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आपके लिए घुमा दिया गया है। वैसे तो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, ये पूछा जाता है, आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन यहाँ पर सीधा सा अगर ये लिख देता ना कि यहाँ पर शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ये होगी आपकी सेल। तो आप इसको ऐसे समझ सकते थे। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है मे भी डिफिकल्ट हो, क्योंकि ये मॉडरेट क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें यहाँ पर पूछा गया था कि किसी भी लेन का जो आप स्टेगर, लेन और लाइन में भी आपको फर्क पता होगा भाई। लेन का मतलब है आपका खिलाड़ी जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ेगा। आप देखिए खिलाड़ी ना अपने पाथ पे दौड़ता है, तो ये होती है लेन, और जो ये मैंने मार्क की है ना, ये क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि अगर आप किसी भी लेन का स्टेगर का फॉर्मूला ज्ञात करना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? तो फॉर्मूला है यहाँ पे आपका W इंटू n-1 और n-1 और ब्रैकेट बंद हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर है 0.10 का यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हम घटाते हैं और इसके बाद में यहाँ पर गुना 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हाफ स्टैगर की अगर बात करते तो हाफ स्टैगर के लिए फॉर्मूला क्या होता? आपका ये वाला ऊपर वाला हो जाता। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पूछा गया था जो फुल स्टैगर आपका, ठीक है, फुल स्टैगर यहाँ पे पूछा गया था। ये आपका जो ऊपर वाला है ऑप्शन ए, ये आपका हाफ स्टैगर के लिए है। हमेशा याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो अफर्ड युवा फिटनेस टेस्ट है वो क्या करता है। अब देखिए जो आपका जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के कुछ साथी यहाँ पर क्लिक करके आए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर हम इस पर क्लिक कर आए हैं, तो कोई बात नहीं भाई, आपने गलत कर दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है ना, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर 3 बैटरी आपकी इस्तेमाल की जाती है। और जो मोटर फिटनेस टेस्ट है ना, मोटर फिटनेस टेस्ट मेनली आपकी जो मोटर फिटनेस टेस्ट है इसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड द मसल्स टू बोन। मीन्स यहाँ पर जो आपकी हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है। तो भाई इतना इजी क्वेश्चन, मैं इजी क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए इसीलिए लेकर आया था। और कुछ साथियों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया था कि भाई आप हमें गलत पढ़ा रहे हो। भाई गलत पढ़ाना होता तो मैं क्यों आपके लिए सीरीज लेकर आता। 600 से ज़्यादा मैं वीडियोज़ आपको दे चुका हूँ, मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर करें। और कुछ साथियों ने लिखा था कि सर इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई मैं कहना नहीं चाहता था अपने मुँह से कि क्या रहेगा, क्योंकि मैं पहले से अगर प्रेडिक्शंस कर देता तो हो सकता है मे भी कुछ गलत हो जाए और फिर आप मुझे ब्लेम कर दें। भाई टीजीटी का पेपर हमेशा मॉडरेट रहता है। पीजीटी के अंदर आपके एमपीएड और कह सकते हैं जो रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे यहाँ पर, अगर फिर भी आप रिप्लाई नहीं कर पाए तो भाई मीन्स आपने पढ़ा नहीं है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था, चलिए यहाँ पर कूट है, कूट को भी मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे भी ईजी रहेगा आप सबके लिए देखने में। चलिए यहाँ पर जो कूट पूछा गया था ना, इस कूट में आपको ये बताना था कि आहार के जो स्रोत आपको नीचे दिए गए हैं, इसमें ये बताना था कि जो यहाँ पर आहार है उस आहार के अंदर पोषक तत्व कौन से मिल रहे हैं। अब देखिए जो रोटी और चावल है इससे सीधा सा आपका कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है, और जो सब्जी आप लेते हैं सब्जी से आपको मिलती है विटामिन, और जो मीट अंडा मछली आप खाते हैं ये आपका प्रोटीन का स्रोत होता है, और जो पनीर और दही आप लेते हैं ये आपका कैल्शियम का रहता है। ठीक है, तो भाई इस बच्चे ने जो मिलान कर रखा, मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर देख चुका हूं, तो इसने बहुत अच्छा मिलान किया हुआ है इसका भी। तो यहां पर ऑप्शन बी है ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था इसमें कि उबेर कप, भाई उबेर कप का भी अगर आप जवाब नहीं दे पाए ना तो भाई आपके लिए खतरे की घंटी है। उबेर कप और यहां पर देखिए दूसरा दिया जाता है थॉमस कप। तो याद रखिए जो उबेर कप है ये आपका बैडमिंटन में महिलाओं के लिए होता है, और जो यहाँ पर थॉमस कप है वो पुरुषों के लिए होता है बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे
पूछा गया था कि किस खेल में एंटीना को प्रयोग में लाया जाता है। और भाई मैं कई बार एंटीना के बारे में जिक्र कर चुका था और फिर भी आपने नहीं सुना तो भाई मेरी गलती इसमें मत निकालिएगा। इसमें वॉलीबॉल के अंदर एंटीना, और एंटीने की जो हाइट है वो भी मैं आपको बता चुका था कि 1.80 मीटर है भैया। और जो 1 मीटर होगा, 1 मीटर आपका जो नेट बना होगा उस नेट में रहेगा, और जो 80 सेंटीमीटर है वो आपका नेट से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 था कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में कितनी बाधाएं आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो भाई इसका भी मैं कई बार आपको रिप्लाई दे चुका था और बहुत बार मैंने सीरीज़ के अंदर ये क्वेश्चंस भी आपको करवाया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें आपको रिप्लाई करना था, ये था आपका 28 और 7। जी हाँ, 7 होते हैं वाटर जंप और 28 होते हैं हर्डल। और अगर यहाँ पर चलिए मैं थोड़ी सी और आपको नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि आपके लिए ईजी हो जाए, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2000 मीटर में कितनी हर्डल होती हैं और कितने वाटर जंप होते हैं, तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें 18 आपके वाटर जंप हो जाएंगे, सॉरी 18 आपकी हर्डल हो जाएगी और 5 आपके वाटर जंप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इससे भी इजी क्वेश्चंस भाई आपके, मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री में कभी भी आपको नहीं मिलेगा, जहां फिजिकल एजुकेशन के इतिहास में इससे इजी क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्टर्नम है, स्टर्नम कहाँ की हड्डी होती है, स्टर्नम कहाँ पाई जाती है। तो भाई स्टर्नम आपके कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल ईजी था, छाती में होती है। और स्टर्नम देखिए बीच वाली होती है जिसके ऊपर आपकी जो रिब्स हैं वो अटैच रहती है। ठीक है, बिल्कुल भाई इतना इजी क्वेश्चंस तो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत इस बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया है, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। तो जो आपका प्रिंसिपल स्टॉप एंड गो, तो ये आपका यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है उस ट्रेनिंग का सिद्धांत नहीं है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड आपको याद रखना है कि ओवरलोड का आपका प्रिंसिपल, इंडिविजुअलिटी भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। इंडिविजुअल का मतलब है कि जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। बाकी इस बच्चे ने हो सकता है मैं भी इस हिसाब से किया हो कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग कभी भी नहीं दी जाती। तो भाई इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी दी जाती है और जो व्यक्तिगत आपकी भिन्नताएं होती हैं उससे रिलेटेड है यहाँ पर निजता का सिद्धांत। और विशिष्टता का मतलब है कि आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ते चले। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। ओह चलिए, काफ़ी हिम्मत लग रही है आज मेरी भी। अगला प्रश्न है, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी है भाई, इतना इजी पेपर आया हुआ है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि जो फ्यूजिफॉर्म है ये किस से रिलेटेड है। तो फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर जो आपकी हड्डियाँ होती है ना, और हड्डियों के ऊपर जो आपकी मसल्स होती है, अब वो होती है जो हड्डियों से अटैच होती है, ये आपकी मसल्स कही जाती है स्केलेटन मसल। और स्केलेटन मसल आपके शरीर में लगभग 450 के करीब है। और इन 450 मसल्स में आपकी कुछ एक मसल्स आपकी स्पिंडल होती है। स्पिंडल का मतलब है जैसे सिलेंड्रिकल रहेगी। अब सिलेंड्रिकल मैं आपको बता दूं सिलेंड्रिकल कैसे रहेगी, ये देखिए, मीन्स जो बीच में से आपकी मोटी होती है ना, जो बीच में से मोटाई होती है उसको फ्यूजिफॉर्म की शेप में कहा जाता है। और जो आपकी यहाँ पर जितनी भी स्केलेटन मसल्स है वो फ्यूजिफॉर्म में होती है। फ्यूजिफॉर्म का मतलब है कि जब आप उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको आप रिलैक्स करते हैं, तो वो मसल्स फुलाव में आती हैं, उनके अंदर फुलाव आता है और वो वापस से फिर रिलैक्स करते हैं। तो ये है आपकी कह सकते हैं कि जो स्केलेटन मसल्स है इससे रिलेटेड ये रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो ट्रांजिशन अवधि है वो किसका लक्ष्य है। जो ट्रांजिशन आपकी अवधि दी जाती है वो मेनली होता है आपकी रिकवरी के लिए। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, और जो ट्रांजिशन वाला है ये आपका पीरियडाइजेशन से ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी भाई, आप है ना खाम खा जो TGT PGT के मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए भाई हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप ये बोलेंगे ना कि सर पाँव पकड़ो, तो भी मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ भाई। आप इतना पैसा मत लुटाएं जितना आप, कुछ साथी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमने 10,000 रुपये की वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम कोचिंग के लिए इतना पैसा दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो जब मैं यहाँ पे फ्री में मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दूसरा मैंने आपको इतनी चीज़ बताई थी कि भाई आप है ना अपने जो स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं 9th 10th 11th और 12th, ठीक है, आप इनकी CBSE और अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स उठा लीजिए भाई। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले और और इसके अलावा आप जो बेसिक आपके पास में बुक्स हैं आप उनमें से पढ़ सकते हैं। आप क्यों इतना पैसा खर्च करते हो भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता। कई बच्चे मेरे पास में फ़ोन करते हैं कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है लेकिन मुझे तैयारी करनी है। भाई मैंने आपको कब रोका है, आपके लिए फ्री में यहाँ पे लाइव आपके लिए सेशन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बार बार। तो भाई पैसा प्लीज़, मैं
मैं फिर बोलता हूँ भाई, गरीब माँ बाप, और कह सकते हैं गरीब माँ बाप नहीं, ठीक है, गरीब होते हैं हम दिल से, ठीक है। बाकी पैसे की बात है तो पैसे से कोई गरीब नहीं होता, तो दिल से अगर जो गरीब है ना तो वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। दिल से अमीर बनिए और यहाँ पर पैसे की चिंता मत कीजिए। फ्री क्लासेस आपके लिए हमेशा प्रोवाइड यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी, ठीक है। मटेरियल प्रोवाइड करवाने की बात है तो भाई मटेरियल के लिए मैंने पहले ही बता दिया, ना कोई मेरा टेलीग्राम है, ना कोई मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा। व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दे रखा है और मैं फिर बता रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर मेरा, ठीक है, 9996771061 पर आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस व्हाट्सअप नंबर पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, बिजी रहता हूँ, कई बार आपकी कॉल्स है या फिर मैं मैसेज का हो सकता है मैं भी लेट लतीफ़ यार रात को 12-1 बजे तक रिप्लाई दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। तो भाई समृद्ध स्रोत है ये विटामिन सी का टमाटर नहीं होगा, टमाटर इसमें क्लिक किया है तो ये है आपका अमरूद। जी हाँ, गवावा के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो आपका विटामिन सी हो जाएगा। गवावा के बाद में आ जाएगी आपकी मौसमी, मौसमी के बाद में आ जाएगा नींबू और नींबू के बाद में आ जाएगा आपका आंवला। जी हाँ, आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा आपका रहता है विटामिन सी, ठीक है। तो टमाटर यहाँ पर गवावा के बाद में आएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई है। तो यहाँ पर भी इसने क्वेश्चन में मेरे हिसाब से गलत ही टिक मार्क किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये देखिए, ये पूछा गया था कि जो अंतराल इंटरवल ट्रेनिंग है वो किसने डेवलप की है। तो इयान मॉर्गन ने तो ट्रेनिंग, जो R.E. मॉर्गन ने तो यहाँ पर इसको ट्रेनिंग को इजाद नहीं किया है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ये है आपका W. ग्रेस्चलर, ठीक है। जो W. ग्रेस्चलर है इसने, और यहाँ पर इनके साथी एक और थे, इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर जो इंटरवल ट्रेनिंग है ये मेथड बनाया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो पैरिटल अस्थि है ये कहाँ पर होती है। तो पैरिटल अस्थि जो होती है ये आपकी रहेगी खोपड़ी की। यहाँ पैरिटल है खोपड़ी की और खोपड़ी के अंदर टोटल आपकी 8 रहती है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि जो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। भाई कल ही मैंने ये क्वेश्चंस में सीरीज आपको करवाए थे और अगर नहीं यकीन आ रहा तो आज आप जाकर उठाकर देख लीजिए 281 नंबर सीरीज, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा जो मैंने कल ही इसीलिए करवाए थे कि भाई यहाँ पर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो मतलब निकलता ये है हर समय आगे, या फिर आप कहेंगे इसको एवर फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है ये किस खेल से रिलेट कर रही है। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी मैं एक 300 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो करवा चुका हूँ, वहीं पर मैंने ये बताया था। तो जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है ये आपकी हॉकी गेम से रिलेट कर रही है, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन भाई कभी भी आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो सकता है मे भी आपको मुश्किल लगाओ, लेकिन मुझे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए जो आपका यहाँ पर हु सुपरवाइज द टेक ओवर जोन ड्यूरिंग रिले रेस, तो यहाँ पर आपका लाइनमैन आपका नहीं रहेगा। इसमें जो लाइनमैन आपका क्लिक किया हुआ है इसमें आपके होते हैं अंपायर। जी हाँ, ट्रैक अंपायर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है याद रखिएगा हमेशा, क्या कहा जाता है, ट्रैक अंपायर होते हैं। तो लाइनमैन जो होते हैं ना, लाइनमैन आपके कोर्ट वाले गेम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा ट्रैक अंपायर होते हैं, ट्रैक अंपायर ही लाइनमैन वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में कौन सी लंबी पेशी है, सबसे लंबी पेशी। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, मॉडरेट नहीं बहुत ही इजी था। तो ये था आपका सार्टोरियस। जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई उनके लिए मुश्किल है, जिन्होंने पढ़ लिया है और जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए बहुत बहुत इजी क्वेश्चन थे, यहाँ पर 10 या 15 क्वेश्चन को छोड़ के। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कि डेड बॉल है वो किस खेल के साथ में जुड़ी हुई है। अब डेड बॉल का मतलब होता है कि बॉल है वो रोलिंग करना बंद कर दे, ठीक है। मींस यहाँ पर रोलिंग अगर बंद करना करती है तो फुटबॉल अगर यहाँ पर लिखा होता तो हम उसमें बोल सकते हैं। बाकी जो क्रिकेट है, क्रिकेट यहाँ पर राइट रहेगा, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जो डेड बॉल वर्ड है वो यूज किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था। अब देखिए आप बोल रहे थे कि सर मैराथन की दौड़ी तो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, इतना इजी क्वेश्चंस मत करवाइए। और कुछ साथी तो भाई क्रिटिसाइज करने के साथ साथ में जो मर्यादाएं होती है ना वो भी भूल जाते थे। अब यहाँ पर मुझे उन साथियों से मेरा सवाल है कि क्या इजी क्वेश्चन है या नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा था कि यहाँ पर भाई 26 मील 385 गज, उसको याद कर लीजिए आप किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर। आपके लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, और ये अगर आपके एग्जाम में खड़ा हो गया।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का कब आयोजन किया है, और मैंने कितनी बार आपको बताया था, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ यूं का यूं उठाया गया है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन मुझे ये याद नहीं है कि किस सीरीज में करवाया था, और मैंने ऐसे निशान लगाया था, बिल्कुल ऐसे ही ठीक लगाया था कि 1982 में यहाँ पर दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, और 1984 में आपकी बनी थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साई का यहाँ पर निर्माण किया गया था, और साई का निर्माण इसीलिए किया गया था, ये कह सकते हैं जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय खेल प्राधिकरण है, उसको इसीलिए बनाया गया था कि जो 1982 के अंदर जो स्टेडियम्स वगैरह बनाए गए थे उनके रख रखाव के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई थी। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको इस लैंग्वेज में समझाया था, और उसके बाद में भी अगर आपने याद नहीं किया भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में ये आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एंडोक्राइन का मतलब है कि यहाँ पर जो सेक्रेशन करती है अंदरूनी, ठीक है, तो अंदरूनी और बाहरी दोनों काम करती है आपकी पैनक्रियाज। ये याद रखिएगा कि जो पैनक्रियाज है वो दोनों ही तरह का काम करती है। जो अंदरूनी है सिर्फ ये पिट्यूटरी, पेरिफेरल और आपकी जो एड्रिनल है, दोनों करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पैनक्रियाज पे क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया था, और पेरिफेरल वैसे आपका देखा जाए तो ये आपका जुड़ा रहेगा स्पाइनल कॉर्ड से भी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को पता लगाना है, ठीक है, कि मेंटल एज उसकी क्या है। तो मेंटल एज को पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, जो उसका मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है, ठीक है, या फिर मनोवैज्ञानिक जो टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वो आप कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण क्या होगा। तो भाई जो सीखने का यहाँ पर हस्तांतरण है ना, अगर आपने पहले से कोई काम सीख रखा है और जो सीखी जाने वाली स्किल है वो नई है, तो इसमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर सीखना है ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब है कि वो आपकी उस कार्य में मदद नहीं करेगा, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है। अब यहाँ पर देखिए, जो पेशी की प्रॉपर्टी है, पेशी की प्रॉपर्टी वैसे कहा जाता है कि आपकी जो मसल्स है वो कैसे काम कर सकती है। तो मसल्स देखिए, मसल्स के अंदर होते हैं आपके स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर। तो ये तो हो गई आपकी मसल्स की संरचना के आधार पर प्रॉपर्टी। अब होती है उसके कार्य के आधार पर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसकी कैसे, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब कर रहा है, और एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रोकना चाहूँगा ताकि मैं जो नेटवर्क की स्थिति है वो एक बार सही। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलिए मैं क्वेश्चन की इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको, काफ़ी ज़रूरी है ये आपके लिए। यहाँ पर देखिए, इसमें ये पूछा गया था भाई दोस्तों कि कोहनी को मोड़ते समय मैं बात कर रहा था कि जो आपकी कोहनी मोड़ी जाती है, तो मोड़ने के टाइम पे जो आपकी बाइसेप्स ब्राची, ठीक है, बाइसेप्स ब्राची होती है, जो कोहनी से ऊपर वाला भाग है वो ब्राची रीजन रहता है भाई, इसको भी याद रखिएगा। तो जो बाइसेप्स ब्राची है वो एगोनिस्ट का काम करेगी, जो ट्राइसेप्स ब्राची है वो आपका करेगी एंटागोनिस्ट का, ठीक है, और दूसरी जो मसल्स है स्टेबलाइजर, जो स्टेबल करने का काम करती है, और न्यूट्रलाइजर का मतलब है कि वो मसल्स न्यूट्रल रहती है, वो अपना कोई रोल प्ले नहीं करती। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फिक्सर डालने का नहीं है। तो ये क्वेश्चंस भी भाई मैं सीधा सीधा अगर इसको ये बोलूँ ना कि ये क्वेश्चन आपका जो लिया गया है वो सीबीएसई की, आप ना फिक्सर वाली बुक उठा के देख लीजिए, जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स वाला सीबीएसई का आप पहला चैप्टर देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन से लिया गया है, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिए, जो आपका यहाँ पर फिक्सर डालते हैं उसमें साइक्लिक मेथड है, टेबुलर मेथड है, और जो स्टेयर केस मेथड है, ये तीनों ही मेथड आपके लीग जो मेथड होता है, ठीक है, जो लीग टूर्नामेंट होती है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो सर्कुलर मेथड है, सर्कुलर मेथड ऐसा कोई भी नाम है वो आपका फिजिकल एजुकेशन में भाई मैंने तो अभी यहाँ पर सुना नहीं है, ठीक है, सर्कुलर मेथड। तो सर्किट ट्रेनिंग तो होता है, बाकी सर्कुलर मेथड है वो आपका कोई भी फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम करवाने के लिए नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था यहाँ पर, इसमें ये पूछा गया था, चलिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूँ आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में आपसे पूछा गया था
कि निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। तो दो थे आपके, और मैंने इसको कई बार आपको बताया कि जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां भाई आपकी जो स्ट्रेंथ बनाती है वो स्ट्रेंथ बनाती है आपकी कैल्शियम और फास्फोरस पर। बोन डेंसिटी जो बनेगी वो आपकी हड्डियां जो मजबूत बनती है वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही आपके मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न आपसे इसमें ये पूछा गया था कि प्रतियोगिता के पूर्व आहार में अधिकता होनी चाहिए। भाई आप कंपटीशन कोई भी करने जा रहे हैं ना, तो बिफोर कंपटीशन आपका जो खाना होता है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा लेना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जितना स्टोर करेंगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, अब भाई इस प्रश्न में यहाँ पर सीधी सीधी आपकी गलती दी हुई है। अब गलती क्या है, अब जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि आप ग्रेस मार्क के लिए भी कुछ साथी सोच रहे होंगे कि हमें ग्रेस मार्क मिल जाए, जहाँ हर कोई कोशिश करता है और हर कोई अपना स्कोर अच्छा करना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए भाई, आप अगर इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ साथी यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें नहीं मान रहे हैं। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है उनके लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और जिन्होंने इंग्लिश में इसको पढ़ लिया ना, स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड, तो जो स्टडी आपकी की जाती है उसको कहा जाता है आपका ऑर्थोलॉजी। जी हाँ, ठीक है, जो आपका जोड़ों का अध्ययन कहा जाता है उसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर जो अस्थि विज्ञान है, अस्थि विज्ञान का मतलब है हड्डियों का अध्ययन जो किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा जाना था संधि विज्ञान। क्या लिखा जाना था, संधि शास्त्र या फिर संधि विज्ञान इसको कहा जाना था। तो यहाँ पर सही होता आपके लिए हिंदी में। बाकी इंग्लिश में यहाँ पर राइट दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा होगा वही सही माना जाएगा, और अगर इंग्लिश में सही नहीं लिखा होता तो आप इसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए जा सकते थे। अगला प्रश्न आपसे देखो भाई, बिल्कुल सीधा सीधा एक साथी ने मुझे आज सुबह भी कमेंट करके ये पूछा था कि सर अगर ओलंपिक में ये पूछ लिया जाए हाल फिलहाल में कि कितने मेडल, हो सकता है मे भी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि हॉकी में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं। अगर वहां पर लिखा होता कि अब तक कितने मेडल जीते हैं तो आप उसमें 12 कर देते, क्योंकि आप 8 अगस्त को पेपर दे रहे हो और हॉकी का जो मेडल है वो 4 तारीख को आ गया। तो अगर वहां पर कर देते तो कोई गलत नहीं होता, आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते थे, क्योंकि वहां पर लिखा होता कि अब तक कितने मेडल आए हैं। या फिर आपके लिए अगर क्वेश्चन में ये होता ना कि 2020 से पहले, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत के पास में कितने हैं, तो आप उस पर 11 पे क्लिक करते अगर क्वेश्चन ऐसा आता। तो यहाँ पर देखिए भाई, सीधा क्वेश्चन आपका ओलंपिक से पूछा हुआ कि कितने मेडल है वो हॉकी में भारत ने जीते हैं, तो ये है 8 बार हॉकी के अंदर जीत चुका है। 1928, चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ कि 1928 से लेकर, ठीक है, 1928, चलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ भाई, बाकी वरना फिर साथी मुझे ना कुछ मेरे कमेंट ऐसे करने लगते हैं, कमेंट से डर लगता है भाई आपके, जब आप पता नहीं अजीब अजीब कमेंट करते हो। 1928, 1932, 1936, 1900, इसके बाद में है 48, 1952, और इसके बाद में फिर 1956। अब इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका था कि भाई 1956 तक तो यहाँ पर तो देखिए 6 मेडल तो कॉन्सिक्यूटिव भारत ने लिए हैं। 1960 में फिर सिल्वर मेडल आया था, इसका भी आपको याद होगा, ठीक है। 1964 में फिर भारत ने मेडल लिया था, 1964 में फिर भारत का गोल्ड आया था, ठीक है, और फिर एक आया था 1980 के अंदर, ठीक है। 1972 में भारत का फिर वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल आया था, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पता नहीं है तो आप पता लगा लीजिएगा। फिर 1976 में भी भारत का ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो आप इसको इस तरह से याद अगर कर सकते हैं तो ज़रूर याद कर लीजिए भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था इसमें कि निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का जो प्रकार सेंसरी क्या हो जाएगा, सेंसरी जो यहाँ पर है ना, सेंट्रल पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो आपका ये कह सकते हैं कि जो आपकी मसल्स है उस मसल्स के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है ये तो रहेगा ही रहेगा इंक्लूड। तो यहाँ पर जो सेंसरी है ये आपका पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मूल कौशल इनस्टेप किक है वो किसका संबंध रहेगा। तो जो मूल रूप से जो आपका यहाँ पर इनस्टेप किक होती है ये यहाँ पर देखिए दोनों में यहाँ पर बन सकता है। जो ताइक्वांडो खेलने वाले वो ताइक्वांडो पे क्लिक करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो इनस्टेप किक है वो आपकी आउटवर्ड किक और इनस्टेप जो किक है ये आपकी यहाँ पर लगाई जाती है फुटबॉल के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट बनेगा। अगला प्रश्न है आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए पेचीदा था, जिन्होंने यहाँ पर टेबल में पढ़ा होगा तो वो यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है यहाँ पर कि लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारकों को अधोक्रम
अधोक्रम में, अधोक्रम का मतलब है घटते क्रम में आपने लगाना है। तो घटते क्रम में जो बन रहा था, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि आप है ना टेक ऑफ, जो आपका टेक ऑफ एंगल होता है वो जरूरी रहेगा। तो पहले नंबर पे था टेक ऑफ एंगल, ठीक है। उसके बाद में था दूसरे नंबर पे कि जब आपने टेक ऑफ लिया है तो आपको क्या करेगी, वो आपको यहाँ पर हवा जो है वो क्या करेगी, रेजिस्ट करने का काम करेगी। तो हवा क्या करेगी, आपको रेजिस्ट करेगी। तो यहाँ पर इस हिसाब से तो आपने जो किया है इसमें गलत हो गया फिर, ठीक है। हवा रेजिस्ट करेगी कब, जब आप टेक ऑफ ले चुके होंगे, ठीक है। तो टेक ऑफ ले चुके होंगे तो यहाँ पर जो टेक ऑफ की वेलोसिटी है वो दूसरे नंबर पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर राइट बनेगा, इसमें 1 मिनट रुक जाइए। आपका पहले टेक ऑफ एंगल है, फिर एयर रेजिस्टेंस, फिर है टेक ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर आपका टेक ऑफ वेलोसिटी आ गया है। इसके बाद में जो आपका बनेगा इसमें टेक ऑफ वेलोसिटी के बाद में 3 नंबर टेक ऑफ हाइट। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका सही क्रम बनेगा ना, ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है। मीन्स पहले जो आपने है, देखिए टेक ऑफ आपने लिया है, टेक ऑफ पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। आपने अगर इसके घटते क्रम में देखिए यहाँ पर जो लगाना है, तो पहले आपका आ जाएगा टेक ऑफ जो आपका एंगल है, उसके बाद में आएगा टेक ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। टेक ऑफ वेलोसिटी दूसरे नंबर पे आपको लेना था, ठीक है। तीसरे नंबर पे लेना था कि टेक ऑफ जो आपने लिया है कितनी ऊंचाई पर लिया है। अब जब ऊंचाई पे आप टेक ऑफ ले चुके हैं तो फिर क्या करेगा, जो हवा का रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर प्रतिरोध करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है भाई, जिसने ए किया है उसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो भाई सबसे देखिए यहाँ पर सीधा सा एक तर्क आपको लेना था, इसमें लॉजिक का भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी था। तो यहाँ पर जो राइट है ना, बिल्कुल इस भाई ने बिल्कुल यहाँ पर क्लिक सही किया कि टास्क मेथड है, अपने आप को क्या करे, कोई टास्क दे। अब देखिए जो डेमोस्ट्रेशन तो कोई दूसरा आपको देगा तब आप सीखेंगे, व्याख्यान है तो ये भी कोई दूसरा देता है तभी आप सीखेंगे, अवलोकन मीन्स आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये भी कोई दूसरा ही करता है। तो स्वयं को प्रोत्साहित करने के लिए अगर आप अपने आप को इंकरेज करना चाहते हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, सो यू शुड हैव टास्क मेथड यू कैन यूज हेयर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट्स में लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भाई, क्योंकि मैं फेडरेशन टेक्निकल ऑफिशियल हूँ, जिन साथियों को नहीं पता है, आई एम फेडरेशन टेक्निकल ऑफिशियल इन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल तीनों ही एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस मेरे को अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए ना, बड़ा मज़ा आया है। और मैंने हाल फिलहाल में पोस्ट भी किया था कि मेरा अभी ओवरऑल इंडिया में 7th रैंक भी आई थी। अगर जिन साथियों को नहीं पता तो अब उनको पता चल गया होगा। बाकी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ साथी ऐसे सोचते हैं कि यार यूट्यूब पे वैसे ही पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो सीधा सा इस भाई ने बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर किया कि 5 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर की अगर 2 इंच लिखा होता, ठीक है, अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की जगह 2 इंच लिखा होता तो भी आपका यहाँ पर सही आपको करना था, ठीक है। तो 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, 0.05 मीटर, ठीक है। कई बार ऐसे लिख देते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बता रहा हूँ ये, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर में कितनी हो गई, अब देखिए मैं इसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप आगे से तैयारी करके रखें। अब 5 सेंटीमीटर की जगह अगर उसने दे दिया ना 50 mm, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 50 mm का मतलब है कि आपका 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, तो आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंच, 0.05 मीटर, 50 mm या फिर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लाइनों की चौड़ाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे अगर लेन की चौड़ाई पूछ ली जाती है, भाई लेन की चौड़ाई में कुछ साथी बोलते हैं कि 1.21 से लेकर 1.25 तक ऐसे होती है सर, भाई ये गलत है। अगर ऑप्शन में देखिए, अगर ऑप्शन में आपको दे रखा 1.22 मीटर है तो भाई आंख बंद करके 1.22 पे कर दीजिएगा, इस पे क्लिक मत कीजिएगा जो नीचे वाला मैंने लिखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। 1.22 एग्जैक्ट है। अब बोलोगे कि सर एग्जैक्ट कैसे है, इसका मतलब मेथड क्या है, भाई सीधी सी बात, आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना, जैसे हमारे कोचेस हमें बताते थे कि भाई आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूल बुक में दिया हुआ है कि 1.22 मीटर ही लेन की चौड़ाई होगी, लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर ही होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप देखिए अब यहाँ पर बात आ रही है, देखिए जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना वो स्टैंडर्ड और रूल्स के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया होता कि आप है ना नॉर्मल ट्रैक मार्क कर रहे हैं, एक ट्रैक मार्क कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या करेंगे, अब ट्रैक जो है आप मार्क कर रहे हैं उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, फिक्स वाला होता है सिंथेटिक के, क्योंकि उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आप कर देते, फिर आपका राइट हो जाता कि 1.21 से लेके आपका 1.2
1.3 तक या फिर 1.25 तक आप मार्क कर सकते हो। बाकी 1.22 हमेशा लेन की चौड़ाई रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर याद रखना है प्रैक्टिकली, ठीक है, और आपका बिल्कुल जाके एग्जाम्स के लिए राइट हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। अब हॉकी खेल से जो संबंधित नहीं है ये है आपकी ऑफ साइड। ऑफ साइड किस में होती है? जी हाँ, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर याद करके बताना, ठीक है, कि ऑफ साइड कौन से गेम में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कुछ साथियों ने यहाँ पर बुली में लिख दिया कि कौन से खेल में आपकी संबंधित है। संबंधित नहीं पूछा गया था भाई, है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ साइड है वो आपका हॉकी खेल से रिलेट नहीं कर रहा है, फुटबॉल से कर रहा है। अब तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है। क्रियाशील शक्ति देखिए डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब है कि कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें गति हो रही है, तो वो किसका है? आइसोटोनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। और आइसोटोनिक का कई बार मैंने आपको बताया है, ऐसे डंबल मैंने बनाया था, ठीक है, एक हाथ में उसको भाई को डंबल भी पकड़ाया था, ठीक है, और मैंने बताया था कि डंबल है, उस डंबल में आपका वेट डला हुआ है और आपकी मसल्स ना बार बार क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है, ठीक है। आपकी मसल्स है देखियो ऐसे मूवमेंट करेगी, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला आपका ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे आपकी मसल्स काम करती है। तो यहाँ पर काम है वो होता हुआ दिखाई दे रहा, क्रियाशील शक्ति हो जाएगी, तो ये है आपका आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक आपका एग्जाम्पल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया? आइसो का मतलब है सेम और टोनिक का मतलब है मसल्स के अंदर जो इलास्टिसिटी है, मसल्स के अंदर जो आपने एंगल लिया है वो आपका सेम रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इसमें ये कि निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? प्रमुख ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि HIV का यहाँ पर संक्रमण जो होता है, तो HIV का मतलब क्या है? जब अब जो HIV है वो आप सभी को पता है कि एड्स को बढ़ावा देती है, तो एड्स को बढ़ावा देने के लिए जो HIV है इसका फुल फॉर्म में निकलेगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और मैंने इस क्वेश्चन के साथ में आपको ये भी बताया था कि भैया जो एड्स है उसकी बनेगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। क्योंकि मैं क्वेश्चंस को जो समझाता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया था कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स की भी मैंने आपको बताया था कि लगभग आपकी ये 6.25 मीटर के करीब, ठीक है, 6.25 मीटर के करीब आपकी ये क्या होती है? इसकी लेंथ रहेगी। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि जो आपका जो डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, तो ये आपके सीक्वेंस में दिए हुए पार्ट थे, ठीक है, आपको याद रखना था, ठीक है, जेजुनम, डेडुनम और इलियम, तो ये आपके पार्ट हैं, ठीक है। और नहीं पूछा गया था तो आपने किस पे क्लिक करना था? जो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो ग्रेनियम है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो भाई जो स्पीड है ना, स्पीड को भी आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि जो स्थिर अवस्था है आप उससे क्या करते हैं? अधिकतम गति प्राप्त कर लेते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हो, चलिए मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन एबिलिटी, की मीन्स यहाँ पर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। अब लोकोमोटर जो है ना, लोकोमोटर जो वर्ड लिखा हुआ है, लोकोमोटर का मतलब है कि आपने अपनी मैक्सिमम स्पीड ले ली है और अब आप उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मेंटेन करके रख रहे हैं। मूवमेंट का मतलब होता है कि एक जो आप स्टेप लेते हैं, मीन्स यहाँ पर आपने लेफ्ट से राइट जो स्टेप उठाया है उस मूवमेंट को आप कितना टाइम में करते हैं, तो वो होती है आपकी मूवमेंट स्पीड या फिर उसको कह सकते हैं मूवमेंट एबिलिटी। और रिएक्शन का मतलब होता है कि आपको जो कमांड दी जाती है, जब आप स्टार्टिंग ब्लॉक पे बैठे होते हैं और आपको यहाँ पर जो रेफरी है, आपका जो असिस्टेंट स्टार्टर है, जो स्टार्टर आपको स्टार्ट देगा, एथलीट्स ऑन योर मार्क सेट, और गन फायर जो करेगा, गन फायर का जो साउंड आ रहा है उस पर आप क्या रिएक्ट करते हो, तो वो होती है आपकी रिएक्शन एबिलिटी। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था इसमें ये कि उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूल रूप में जाना जाता है। एडेप्टेशंस ऑफ ट्रेनिंग लोड एट ए एल्टीट्यूड इज नोन एज। तो मीन्स यहाँ पर ये है कि जब आप एक उच्च स्तर की जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त करते हैं और उसमें अपना एडेप्टेशन का और अनुकूलन का मतलब है कि आप उसको बिल्कुल अपने जैसा बना लेते हैं। अपने जैसा का मतलब है कि आप उससे फेमिलियर हो जाते हैं, आपको उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो वो स्थिति होती है उसको कहा जाता है सुपर कंपनसेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया था कि खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो भाई इस क्वेश्चन के लिए भाई ने यहाँ पर गलत कर दिया है इसमें। तो यहाँ पर जो
इसका जो सही आंसर आना था ये आना था शीलर और स्पेंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 59 और सेट नंबर मैं करवा रहा हूँ आपको। जी हाँ, याद रखिएगा सेट नंबर बी है भाई ये मेरे पास में, इसको आप बी के हिसाब से अपना जो आंसर है यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी। ठीक है, वी शीलर एंड स्पेंसर। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न कारण से होती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किसकी वजह से होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें इस भाई ने 2 निशान लगा रखे हैं, बस सही पे कौन सा किया इसने ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो वंशानुक्रम है और जो पर्यावरण का प्रभाव है वो आपके अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो दोनों पैदा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कि परीक्षण व त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। अब यहाँ पर भाई जो मैं शुरू में ये क्वेश्चंस देख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया था परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, क्योंकि इंग्लिश में है यहाँ पर ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो यहाँ पर होता कि आपने कोई भी कार्य किया, ठीक है, अभ्यास और त्रुटि का जो सिद्धांत है ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। किसका है? थॉर्नडाइक का है भाई, याद रखिएगा। देखिए प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और यहाँ पर जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है ये दोनों ही आपके दिए हुए हैं थॉर्नडाइक के, और थॉर्नडाइक अमेरिका से संबंधित करते हैं। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ साथ में कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिल जाए, और मैं कई बार ये रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, और यहाँ पर जो मनोविज्ञान से रिलेटेड मीन साइकोलॉजी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही कम पूछे गए थे, 1-2 पूछे गए थे और सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन ए क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम, मीन्स सबसे कम टाइम के अंदर जो आप अपना जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें लिख रखी है, स्ट्रेंथ भी लिख रखा है, पावर भी लिख रखा है और स्पीड भी लिख रखा है। अब स्पीड का मतलब होता है कि आप कम से कम टाइम के अंदर डिस्टेंस को ज़्यादा कवर करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नकार दिया जाएगा। अब पावर और स्ट्रेंथ में आप इन दोनों में क्या चीज़ इसको समझते हैं। अब देखिए पावर का यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन में अगर फिटनेस कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलता, तो यहाँ पर पावर का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ इस भाई ने यहाँ पर टाइप किया है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि जो हर्डल है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रेस मार्क ले सकते हैं, बिल्कुल ग्रेस मार्क आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो आपका देखिए एग्जैक्ट लिखा रहता है ना, एग्जैक्ट की बात कर लें तो यहाँ पर इन्होंने सीधा 7 कर दिया, तो ये कितना होता है, ये रहेगा आपका 1.067 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें लिख रखा है सीधा 1.07 मीटर। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पे अगर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर वैसे क्वेश्चन का आंसर अगर सही देखा जाए तो यही रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑब्जेक्शन के लिए जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि भाई जाने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो लास्ट के जो डिजिट्स होते हैं ना उसको कई बार राउंड फिगर में लिख दिया जाता है। राउंड फिगर का मतलब है कि जैसे 65 अगर होता तो यहाँ पर आपका ये 6 लिखा जाता। ठीक है, 6 लिखा जाता, जहाँ पर 07 लिखा है यहाँ पर वो लिख देता 6। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया 067 मीन्स दो 5 है वो 7 से छोटा है। अब यहाँ पर जो राउंड फिगर में जो 67 है इसको 7 लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए, लेकिन यहाँ पर भाई जो राइट है, राइट तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस भाई ने यहाँ पर लिख रखा है, बिल्कुल सही लिख रखा है कि 1.067, और इसी के हिसाब से यहाँ पे इसने क्लिक कर दिया, बहुत समझदारी का काम किया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया था कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे, तो ये थे आपके HC बक। ठीक है, HC बक, और 1920 में ये आपका कॉलेज बनाया गया था। और जो YMCA है यंग मैन क्रिश्चियन ऑफ एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, YMCA की फुल फॉर्म भी मैंने कई बार बताई थी। ठीक है, याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उसको कहेंगे कि जहां पर आपको फंसाने की कोशिश की गई हो। अब यहाँ पर देखिए फंसाने की कोशिश की गई है, बेकहम लिख रखा है, बैकम है। ठीक है, बैकम इसको कहा जाएगा, बैकहम। ठीक है, तो ये फुटबॉल से रिलेट करता है, बिल्कुल सही है। सेरेना विलियम्स है, ये आपकी टेनिस से रिलेट करती है। ठीक है, बिल्कुल सही मेल कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ पर जो आपकी सानिया मिर्जा है, ये टेनिस से रिलेट करती है। तो भाई क्या आपने कभी भी दीपिका संधू का नाम सुना है? ठीक है, PV संधू नाम है, तो ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पर इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो मैं इस पे कर रहा हूँ रॉन्ग का निशान। ठीक है, तो जो दीपिका संधू नहीं, ये PV संधू है, और PV संधू ने अभी हाल फिलहाल में, याद रखिएगा, मेडल जीता है भाई, ब्रॉन्ज मेडल, और कॉन्जिक्यूटिव। जैसे सुशील कुमार 2 लगातार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ठीक वैसे ही PV संधू भी यहाँ पर 2 मेडल जीतने वाली बैडमिंटन में, जी हाँ बैडमिंटन नहीं कहेंगे, और भारत के इतिहास में कॉन्जिक्यूटिव 2 लगातार मेडल जीतने वाली पहली इंडिविजुअल प्लेयर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर PIB
प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड, ठीक है, इसको वैसे कहा जाता है, यहाँ पर देखिए लिख रखा है, जो प्लास्टिक इंडिकेटर लिख रखा है वैसे होता है ये प्लास्टिसियन इंडिकेटर, ठीक है, प्लास्टिसियन इसको बोला जाता है, ठीक है, प्लास्टिसियन इंडिकेटर। अब जो प्लास्टिसियन इंडिकेटर है मैंने ये भी आपको बताया था कि जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि 20 सेंटीमीटर चौड़ाई का आपका एक स्टॉप बोर्ड होता है और स्टॉप बोर्ड के ठीक आगे 10 सेंटीमीटर का एक लगता है प्लास्टिसियन इंडिकेटर। और प्लास्टिसियन इंडिकेटर जो स्टॉप बोर्ड रहेगा, स्टॉप बोर्ड से थोड़ा सा उठाव में रहेगा। उठाव कितना रहेगा वो भी मैंने आपको बताया था कि वो आपका ये कह सकते हैं कि 10 mm आपका हो सकता है, ठीक है, आपका ये कह सकते हैं कि 7 से लेकर 10 mm का उठाव रहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐसे पाँव आपका टच होता है तो आप फाउल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको टच नहीं करना, तो आपका अगर ऐसे पाँव है या फिर ऐसे पाँव है तो आपका ठीक रहेगा। अगर आपने इसको टच कर लिया इस वाले पार्ट को तो आपका फाउल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे करके आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उस सीरीज़ को भी आप जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, और ये भी मैंने हाल फिलहाल जो आपको 300 क्वेश्चन करवाए थे ना वहीं से लिया गया है भाई। यहाँ पर सीधा सा पूछा गया था कि जो गोनियोमीटर है वो क्या मापता है। तो गोनियोमीटर है, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो जॉइंट होता है उस जॉइंट के अंदर रेंज ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, जो डिग्री आपका एंगल बन रही है वो क्या है। तो ये गोनियोमीटर है, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए यहाँ पर गोनियोमीटर, और गोनियोमीटर को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर बोलते हैं तो उसको कहा जाता है एलगोन, ठीक है, क्या एलगोन उसको कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस मेरा पसंदीदा, और यहाँ पर कह सकते हैं जो शॉर्ट पुट है, थ्रोइंग इवेंट्स है वो मेरे पसंदीदा हैं। हालांकि मैं ज़्यादा इसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाया, बस स्टेट नेशनल तक ही ज़्यादा जा पाया और नेशनल में भी अच्छी पोजीशन मेरी नहीं रही। तो यहाँ पर क्योंकि हाइट छोटी है और आपको पता है कि हाइट का एडवांटेज यहाँ पर प्लेयर को मिलता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण कितना बनता है। तो डिस्कस थ्रो, शॉर्टपुट के अंदर और हैमर थ्रो के अंदर तीनों का कोण एक रहता, हमेशा के लिए याद रखिएगा, 34.92, ठीक है, 34.92 डिग्री एंगल, ठीक है। तो भाई आप याद रखिएगा इसको। अब कैसे बनेगा, तो ये आपका ये रहा सर्कल और ऐसे आपका यहाँ से ऐसे मार्क किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका एंगल बनाया जाता है। तो ये जो एंगल आपका रहेगा, तो ये एंगल जो आपका बन रहा है ये 34.92 डिग्री का रहेगा। डिस्कस, शॉर्टपुट और हैमर थ्रो, और अगर आपसे पूछ लिया जाए जेवलिन थ्रो का तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं 29 डिग्री का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अफर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है। भाई अफर जो युवा फिटनेस टेस्ट है या फिर अफर यूथ फिटनेस टेस्ट है, इसके अंदर जो जर्मन ड्रिल है ये आपकी नहीं करवाई जाती। बाकी पुलअप्स है, सिटअप्स है और इसके बाद में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ये तीनों ही आपके शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। अब देखिए पिट्यूटरी से रिलेटेड यहाँ पर सीधे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी पूछा गया था कि प्रमुख ग्रंथि कौन सी, मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी था, ठीक है। इसके बाद में ये पूछा गया कि कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी क्रेनियल कैविटी के अंदर, ठीक है, जो आपकी खोपड़ी के अंदर क्रेनियल कैविटी बनती है, इसी को खोपड़ी की ये कह सकते हैं जो खोपड़ी का खोखला भाग होता है उसी को कहते हैं, ठीक है, क्रेनियल कैविटी इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रेनियल कैविटी के अंदर है, नेक में नहीं पाई जाती। पेल्विक कैविटी, पेल्विक का मतलब है नीचे वाला जो भाग है आपका, ठीक है, और स्किन इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है। अब खेल का सिद्धांत नहीं है तो ये बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी है ये आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इस भाई ने बिल्कुल ठीक रखा है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें आई हुई हैं, और देखिए जो मैंने नॉकआउट से रिलेटेड सीरीज करवाई थी तो वहाँ से भी सारा क्वेश्चन मटेरियल पूछा गया है। जी हाँ, वहाँ पर मैंने 40 और 15 क्वेश्चन के अलग से, और एक बिल्कुल जो आपके रूल्स हैं इनके आप कैसे फिक्सर तैयार करते हैं तो वो भी मैंने आपको करवाया था, और एक अलग से भी सीरीज आपके लिए बना दूंगा भाई, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए 30 टीमें आई हुई है तो आपको सीधा सा याद रखना था कि n-1 नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पर पूछा गया कि हाउ मैनी मैचेस प्लेड इफ़ यू हैव 30 टीम्स। तो यहाँ पर सीधा सा अगर आप 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना निकल के आ गया, 29 आपके पास में निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 29। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पर दीपिका करमारकर ने भाग लिया था अगर आपको याद नहीं है। और दीपिका करमारकर यहाँ पर जो आप दीपा करमारकर
दीपा करमारकर जो है, दीपिका क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है ना, उसमें दीपिका कुमारी जो खेल रही थी हमारी आर्चरी की, वो मेडल नहीं ले पाई। बस वहीं से याद आ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें 3 मेडल लिए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर आर्चरी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे दीपिका कुमारी का नाम याद रहेगा। दीपा करमारकर ने 2016 का जो आपका रियो द जेनेरियो हुआ था उसमें 4th प्लेस हासिल की थी, अगर आपको याद रहो तो, ठीक है, 4th प्लेस हासिल की थी। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं भाई, अदिति अशोक, क्या नाम है, अदिति अशोक, याद कर लीजिएगा ये नाम, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहेगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन नया पूछा जाएगा। जो गोल्फ की खिलाड़ी है ना, गोल्फ की खिलाड़ी हैं और हाल फिलहाल में इन्होंने जो आपका ओलंपिक के अंदर गोल्फ हुआ था उसमें 4th प्लेस हासिल की है। क्या हासिल किया, 4th प्लेस, और पहली महिला ये भारत की तरफ से। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, और चलिए मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना भूल गया आपको। दीपा करमारकर है, ये आपका जिम्नास्टिक से रिलेट कर रही है, ठीक है, पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें भाग लिया था। पीटी उषा आपकी 400 मीटर की प्लेयर है। अंजू बॉबी जॉर्ज है, ये आपकी किसकी है, लॉन्ग जंप की प्लेयर है। अब जो कल्पना चावला है, कल्पना चावला जी हाँ आकाश में गई थी, स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, और ये हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करती थी, ठीक है, जुड़ी हुई थी, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था ये कि एशियन खेलों के अंदर एक वॉलीबॉल मैच में निर्णायकों की आवश्यकता होती है। अब देखिए आवश्यकता पूछी गई है, तो आवश्यकता के हिसाब से तो भाई 4 भी आप क्लिक कर सकते थे, जैसे इस भाई ने क्लिक किया हुआ है कि 4 यहाँ पर, और हो सकता है मे भी आप है ना, पता क्या करते हैं आप है ना, गूगल पे सर्च करते हैं कि गूगल पे ये चीज़ लिखी हुई है और फिर कमेंट करते हैं। तो भाई 4 जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, 4 कैसे हो जाएंगे, मुझे एक चीज़ तो ये बता दो कैसे हो जाएंगे। अब देख लो, ठीक है, 2 तो आपके नेट के पास में ही रहते हैं, ठीक है, एक जो मेन रेफरी हो गया, ठीक है, एक मेन अंपायर, ठीक है, फिर एक आपका असिस्टेंट अंपायर होता है, ठीक है, एक स्कोरर हो गया आपके पास में जो स्कोर काउंट करेगा, ठीक है, और 2 होते हैं आपके पास में लाइनमैन जो आपके ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। अब टोटल यहाँ पर ये कितने हो गए, जी हाँ देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर 4 तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पर मैं चीज़ बताता हूँ आपको, जो एशियन गेम्स की बात कर रहा है, मीन्स जो आपके इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, तो इंटरनेशनल मैचेस में आपके 4 तो आपके पास में ऑफिशियल्स होते हैं, लाइनमैन ही होते हैं, ठीक है, फिर आपके पास में होते हैं 6 आपके पास में, ठीक है, 4 से लेकर 6 बॉल बॉय होते हैं। बॉल बॉय का मतलब है जो आपकी बॉल को अगर बाहर चली जाते हैं, बाहर साइड लाइन में, तो ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में जो आपका यहाँ पर, अब इसको आप काउंट अगर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपके प्लेयर बहुत ज़्यादा आपके ऑफिशियल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, जो हमारी उत्तर प्रदेश की अभी जो बोर्ड की कमेटी है वो इस आंसर का क्या सही राइट रिप्लाई करेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें 8 से 10 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 से 10 इसमें से क्या बनेगा, अब ये उत्तर प्रदेश बोर्ड पर डिपेंड करेगा। वैसे नॉर्मली आपके 5 ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने पेपर तैयार ना कर दिया हो। शब्द थपथपाना किससे संबंधित है। अब देखिए थपथपाना है सीधा मालिश से संबंधित है। अगर मालिश के साथ में यहाँ पर क्रायोथेरेपी है, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी, कुछ ऐसे नाम दिए होते तो आपका पता चलता कि स्पोर्ट्स मेडिसिन से क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। मसाज का जो पार्ट है उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ पर खेल के अंदर तो आपका जो थपथपाना है कभी इस्तेमाल ही नहीं होता, कुश्ती के अंदर थपथपाने का मतलब नहीं है, जूडो भी नहीं है, ठीक है, एक तैराकी भी नहीं है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाते, अगर किसी ने यहाँ पर गलत कर रखा है, तो यहाँ पर सीधा मतलब है कि खेलों से अलग ही एक वर्ड निकल के आ रहा है यहाँ पर मालिश, तो मालिश से ही ये रिलेट करेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्यों के अंदर फैलती है। तो यहाँ पर भाई देखना ये होगा कि जो बोर्ड है वो क्या सही मानता है। अब देखिए जो चिंपांजी है, चिंपांजी से आपका एड्स निकला था, अगर आपको याद नहीं पता है तो अफ्रीका से ये फैला था और बंदरों में पहले पाया गया था और फिर बंदरों से ये मनुष्य के अंदर आया था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है जो आपका इन्फेक्ट करता है, ठीक है, जो संक्रमित है। संक्रमित क्या होते हैं, आपके कुत्ते होते हैं, ठीक है। तो संक्रमित क्या है, रेबीज। जो रेबीज़ है वो यहाँ पर मनुष्य के अंदर उनके काटने से फैल सकता है। तो यहाँ पर जो राइट रहेगा ना मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली जो राइट है 99.99% ये आपका रहेगा रेबीज़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था और ये भी शॉर्टपुट से रिलेटेड है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर आपने अटैम्प्ट कैसे किया है वो आपका देखना मुझे बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि शॉर्टपुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को
निम्नलिखित में 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो कौन कौन से यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होगा? एक तो यहाँ पर ये देखना है कि उसकी स्पीड है वो ग्रेटर रहे, ठीक है, मीन्स जहाँ पर वो रोल कर रहा है तो उसके लिए आपको स्पीड है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी। दूसरा है कि जो आपका कोण आपने फेंका है वो कोण कैसा है, ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर इष्टतम कोण। इष्टतम कोण क्या रहेगा कि आपने 45 डिग्री के एंगल पे आपने प्रोजेक्ट करना है, मीन्स कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है आप उसको प्रोजेक्शन दे रहे हैं तो आपने 45 डिग्री एंगल पे देनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। और जो यहाँ पर इसके साथ में बनेगा कि आप जो ऊंचाई है वो हाइट क्या दे रहे हैं। अगर आपने हाइट जो एंगल है वो रिलीज अच्छा किया है तो आपका जो शॉट है वो बहुत अच्छा दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ग्रेटर हाइट ऑफ रिलीज, और जो हाइट वाले प्लेयर होते हैं, जैसे मैं भी मेरी हाइट की बात कर रहा था कि मेरी हाइट छोटी है, आप जिसकी हाइट लंबी हो उसको आप कह सकते हैं कि जो एंगल बनेगा जो रिलीज का वो बहुत ज़्यादा उसका एक्यूट बनेगा और बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि वो एक अपनी अच्छी हाइट से उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो आपका राइट बन रहा है ये बनेगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, इसमें 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है। अब हॉकी के खेल से कौन सा संबंधित है, तो बिल्कुल सही है, जो आपका बुली है ये आपका हॉकी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाकी जो गली है, ठीक है, फ्लाई बॉल है और आपका रोलिंग बॉल है, ये आपका जो क्रिकेट है क्रिकेट के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा, और जो रोलिंग बॉल है ये आपका यहाँ पर इसमें तो इस्तेमाल नहीं हो रहा भाई, ठीक है, बुली यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब हुआ, किस देश ने जीता था। तो मैंने आपको बताया था कि उरुग्वे में आपका खेला गया था, और उरुग्वे में 1930 में आपका पहला जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप है ये खेला गया था और उरुग्वे ने ही जीता था, ठीक है। और मैंने बताया था कि लगभग 300 के करीब, सिर्फ 300 के करीब जो फाइनल मैच है ना, 300 के करीब उन लोगों ने वहाँ पर उस स्टेडियम के अंदर बैठ के देखा था, इतना फेमस नहीं था शुरू में ये। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर कोरोना महामारी से रिलेटेड यहाँ पर सीधा एक क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स से रिलेट करके पूछा गया कि कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो स्थगित किया था। अब होने वाले कहाँ थे, मीन्स यहाँ पर सीधा सा ये पूछने वाला था आपसे कि जो आपका 2020 के अंदर है ना जो ओलंपिक है वो कहाँ होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछने वाला था। फिर किसी ने बता दिया होगा भाई आप ऐसा इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे। तो उसने क्वेश्चन कैसे घुमा दिया कि कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया। तो अब आप सभी को पता है कि जो ओलंपिक गेम है वो आपके टोक्यो जापान में अभी भी हो रहे हैं, तो सीधा सा आपको याद रखने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर टोक्यो जापान राइट रहेगा। इसके बाद में भी कुछ शादी जल्दी में, क्योंकि एक्साइटमेंट में कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन हम देख लेते बहुत ईजी क्वेश्चन है और इतना ईजी क्वेश्चन, बल्ले बल्ले मेरी तो मतलब मौज हो गई, मैं तो यहाँ पर बस अभी कर दूं। और कई बार हम गलती से हमारे शीट के अंदर जो राउंड है ना वो गलत कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। अब संबंधित नहीं है ये है आपका एम्पायर। एम्पायर आपके फुटबॉल के खेल में नहीं होता, वहाँ पर रेफरी होता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। पेनल्टी एरिया होता है, ठीक है, ट्रैपिंग होती है और ऑफ साइड ही आपकी इस्तेमाल की जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। जी हाँ, यहाँ पर कुछ साथी बिल्कुल पजल हो गए होंगे, अरे गुरुजी क्या करें, क्वेश्चन जो आपने बोला था वो तो आके खड़ा हो गया, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी हु सेड। तो किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है भाई, अरस्तु ने, ठीक है। प्लेटो पे फिर कुछ साथी क्लिक कर देते हैं। अब देखिए कुछ एक है, जैसे कि हरियाणा के अंदर अगर यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन होता ना तो इसमें प्लेटो आपका राइट हो जाता, लेकिन अरस्तु यहाँ पर राइट रहेगा भाई, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, बिल्कुल 101%। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रिलीज एंड रिवर्स तकनीकें हैं वो किस में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर इस भाई ने मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन है वो गलत कर दिया है, कि जो शॉर्ट पुट है उसके अंदर रिलीज और रिवर्स आप करते हैं, तो ये आपका रहेगा ऑप्शन बी राइट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं कितने चक्कर खेले जाएंगे। भाई चक्कर का मतलब है कि साइकिलिक आपका, देखिए यहाँ पर इसने समझा दिया है आपको, चक्कर का मतलब है कि साइकिलिक आपका कंपटीशन हो रहा है, तो साइकिल का मतलब है कि आपके राउंड में होने वाली कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, राउंड के अंदर आपका हो रहा है। अब इसमें आपको सीधा सा ये याद रखना था, अगर आपको यहाँ पर निकालने हैं ना राउंड निकालने हैं, तो आपको इतना करना था कि n-1 वाला जो फॉर्मूला नॉकआउट के अंदर जो हम नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, ये यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते थे, n-1। अब 8 टीमें हैं, आप इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास में 7 राउंड निकल आएंगे।
अब इस क्वेश्चन को अगर समझाऊंगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप कहते हैं तो समझा देता हूँ। चलिए, हो सकता है मैं भी आपको नाराज़गी हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चलिए आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए इसमें होता क्या कि आपके पास में 8 टीमें, 8 टीमों का मतलब है कि आपके पास में इवन नंबर में, मीन्स सम संख्या में आपकी टीमें हैं। सम संख्या में आपकी टीमें हैं तो आप क्या करते हैं, एक नंबर को फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर आप इनको रोटेशन दे देंगे 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। इसके बाद में फिर आप क्या करते हैं, आप देखिए एक आपने फिक्स कर दिया तो आपका नेक्स्ट राउंड जो 7वां राउंड है, 7वें राउंड के बाद में 8वां राउंड नहीं जाएगा। फिर आप जब दोबारा से देखिए, अब ये फर्स्ट राउंड हो गया, इसके बाद में ठीक है आप फिर से बनाएंगे एक राउंड और, ठीक है। एक को आपने फिक्स कर दिया, 8 नीचे आ जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे करके आपने 7 बार करना था। और आप लास्ट में देखेंगे ना तो लास्ट में क्या होगा, आपका 1 और आपका 2 का मैच लास्ट में हो जाएगा, जो 7वां राउंड आपका बनेगा। तो आपने ऐसे करना था भाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन से बिल्कुल सोल्व कर लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पे ये, चलिए इसका थोड़ा सा और मैं बता दूं, अगर यहाँ पे 8 की बजाय, अगर यहाँ पर 8 की बजाय 7 लिखा होता तो आपके 7 ही राउंड होते। वो कैसे होते कि यहाँ पर रूल ये कहता है आपका राउंड रोबिन का, लीग टूर्नामेंट का, कि अगर आपकी 7 टीमें या फिर आपकी विषम संख्या के अंदर टीमें आपकी लीग मैचेस के अंदर पहुंची हुई है, लीग टूर्नामेंट के अंदर पहुंची हुई है, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर पे, जो एक नंबर पे आप एक फिक्स करते हैं, आप उसकी जगह एक बाई फिक्स कर देंगे। बाई आप फिक्स करेंगे और जो बाकी की टीमें हैं उनको रोटेशन दे देंगे, ठीक है। उनको रोटेशन देंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कितने आपके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 7 राउंड बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड, आपको याद रखना था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था और बिल्कुल सिंपल, आप कह सकते हैं कि जीके के हिसाब से जैसे ऐसे पूछा गया, कुछ जैसे 11th और 12th का बच्चा है और आप उससे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितना समय के लिए मापा जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत साथी गलत करके आए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्या होता है। अब आपको इसमें ऐसे याद रखना, चलिए मैं इसका राइट आंसर पहले रिप्लाई कर देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपका रनवे होता है ना लंबी कूद का, ये 45 मीटर का रहेगा। अब 45 मीटर के जो लगभग आपका रनवे है, अब देखिए जो 45 मीटर का रनवे है, तो मैक्सिमम आप है ना 5 सेकंड के अंदर जो 45 मीटर का जो रनवे है आप इसको कवर कर लेंगे। अब जो आप यहाँ पर 100 मीटर, देखिए इस क्वेश्चन को मैं रूल के हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना था कि जो आपका ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करते हैं जो खिलाड़ी, उनका 10 सेकंड का जो आपका टाइम है ना 100 मीटर के लिए रहता है। 100 मीटर के लिए 10 सेकंड का टाइम रहता है कि 10 सेकंड के अंदर ये माना जाता है कि रेस है वो क्लियर हो जाती है। और जैसे कि अभी हम ओलंपिक की बात करें तो 9.80 के अंदर जो आपके खिलाड़ी थे उसने 100 मीटर की रेस क्लियर कर ली। तो जो यहाँ पर 100 मीटर का जो विंड वेलोसिटी होती है ना, विंड की जो स्पीड होती है 100 मीटर के लिए, वो 10 सेकंड तक मापी जाती है, ठीक है, 10 सेकंड तक। अब जो यहाँ पर आपका हर्डल है, हर्डल के लिए भी आपकी 10 सेकंड तक आपकी स्पीड मापी जाती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो आपका हाँ आपका यहाँ पर इसके लिए मापी जाएगी। अब जो यहाँ पर आपका मेन यहाँ पर एक चीज़, चलिए मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। चलिए 100 मीटर के लिए आपकी जो स्पीड है वो 10 सेकंड के लिए है, ठीक है। 200 मीटर की जो आप बात करते हैं, 200 मीटर में भी आपका जो स्पीड है ये किसके लिए मापी जाएगी, ये मापी जाएगी आपकी 10 सेकंड के लिए, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया था कि 5 सेकंड, भाई 5 सेकंड कैसी बनेगी। 5 सेकंड का मतलब है कि 45 सेकंड के अंदर आप लगभग जब अपना एरिया कवर कर लेते हैं तो 5 सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा रूल के हिसाब से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है। अब यहाँ पर भी आपको सिर्फ ऐसा करना था कि आप जिस बेंच पर बैठे थे ना, तो आपने वहीं बैठे बैठे अपने जो अपना बॉडी लैंग्वेज है उसको घुमा के आपने देख लेना था। अब जो चक्रासन है, चक्रासन में क्या करते हैं, अपनी बॉडी को आप रोल करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आप रोल करते हैं अपनी बॉडी को। और मयूरासन है, मयूरासन में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, ये आपके पाँव हो गए और ये आपके हाथ हो गए, ऐसे करते हैं, तो ठीक है। त्रिकोणासन में क्या करते हैं, त्रिकोणासन में आप खड़े होते हैं, ठीक है, झुकते हैं और आपकी जो बॉडी है वो इस पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन में आप बनाते हैं, तो ये त्रिकोण आसन की होगी। अब ये बैठ के ही किया जाने वाला अर्धमत्स्य आसन है, ये आपका रह गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आहार का मूल्य किस इकाई में मापा जाता है। भाई लंबी हो गई सीरीज़, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो गुरु होता है ना वो ये सोचता है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझा दूँ, तो ये मेरी आदत, इस आप ये कह सकते हैं इस आदत से मैं मजबूर हूँ। तो यहाँ पर जो कैलोरीज है ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
कैलोरीज में मापा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी है वो आपकी विकलांगता नहीं है। तो जो हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि आप कोई भी एक्टिविटी गुस्से के अंदर आप कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स जिसके अंदर एग्रेशन हो, तो वो एक्टिविटी है, ये आपकी संज्ञानात्मक विकलांगता से नहीं आती। बाकी जो सेंसरी इंपेयरमेंट है, ठीक है, आपका मेमोरी डिसऑर्डर है और डिसलेक्सिया है, ये आपकी सभी संज्ञानात्मक कोग्निटिव डिसेबिलिटी से रिलेटेड करेंगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक शरीर के जो टाइप हैं वो किसने दिए हैं। तो ये आपके क्रेस्मर के दिए हुए हैं, ठीक है, क्रेस्मर के दिए हैं। सेल्डन ने दिया था एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ और मीजोमार्फ, ठीक है। जंग का क्लासिफिकेशन था एम्बिवर्ट और एम्बिवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, ठीक है। तो ये जंग का क्लासिफिकेशन था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। अब नहीं है पूछा गया था, कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे इस भाई ने सही राइट कर रखा है कि जो खाद्य तेल है, यहाँ पर जो एडिबल ऑयल है, यहाँ पर इनसे आपको प्रोटीन नहीं मिलता, ठीक है, इनसे आपको क्या मिलता है, फैट मिलेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया राधा मोहन कप। भाई इस क्वेश्चन में भी इस भाई ने यहाँ पर छोड़ के आ गया, यहाँ पर मुझे लगता है, लेकिन ये आपको मैंने कई बार, जी हाँ, कम से कम 3 से 4 बार मैं सीरीज के अंदर रिपीट कर चुका हूँ और ये क्वेश्चंस मैंने रिवाइज करवाया था कि ये राधा मोहन कप है, ये पोलो खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता। क्राउच स्टार्ट का मतलब भैया आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा, कैसे समझना हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी आपकी 100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहिए कि आप एथलेटिक्स के ग्राउंड का एक चक्कर लगाते हैं ना, एक चक्कर लगाते हैं, जो आपकी रेस, जितनी भी रेसेस हैं वो एक चक्कर के अंदर 400 मीटर के एक ग्राउंड का एक चक्कर लगाने पर कंप्लीट हो जाती है, उनमें बैठकर स्टार्ट लिया जाता है। अब जो बैठकर स्टार्ट लिए जाते हैं उनको कहा जाता है क्राउच स्टार्ट। क्या कहा जाता है, क्राउच स्टार्ट कहा जाता है। तो अब जो क्राउच स्टार्ट के टाइप हैं, जो बैठकर लिए जाने वाले टाइप हैं, ये आपका बंच स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट और मीडियम स्टार्ट हो जाएगा। जो शॉर्ट स्टार्ट है ना, ये इसमें कोई भी स्टार्ट ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर नहीं आता है पूछा गया था, तो आपसे यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाता। अब थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट और आपका जो रहेगा बंच स्टार्ट, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं। अब कैसे आपको पता चले कि ये आपका बंच स्टार्ट है और ये आपका, देखिए ये आपका जूता है, ठीक है, ये आपका जूता है, ये पाँव है, इस पाँव पे आपने रखा है। अब जो दूसरा पाँव है ना, दूसरे पाँव का आपका क्या होगा, घुटना। घुटना याद रखना, अगर आपका ये जो आपका पंजा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पंजा है, अगर इस पंजे से अगर आपका आगे घुटना ऐसे रखा जाए तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका बंच स्टार्ट, ठीक है, ये वाला। और अगर घुटना जो है ये आपका यहाँ पर आ जाए, मीन्स जो आपकी फुट की आर्क है इसके सामने आ जाए, तो इसको कहेंगे हम मीडियम स्टार्ट। और अगर आपका जो पाँव का घुटना है, मीन्स जो आपका रियर फुट है, उस रियर फुट का जो घुटना है अगर आपका एडी के बराबर हो या फिर एडी से पीछे हो, तो ये आपका कहलाएगा एलोंगेटेड स्टार्ट। अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो आपका ये स्टार्ट लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। मैंने ये माना जाता है एथलेटिक्स के अंदर, जो साइंटिस्ट हैं ये मानते हैं, जो रिसर्च करते हैं रनिंग पे, वो ये मानते हैं कि जो छोटी हाइट वाले हैं वो बंच स्टार्ट लेते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मीडियम हाइट वाले आपका मीडियम स्टार्ट लेते हैं, एलोंगेटेड स्टार्ट जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है वो लेते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस बता रहा हूँ, देखिए ये सिर्फ रिसर्च के समझने के लिए, इसको समझने के लिए। बाकी जो बंच स्टार्ट है आपका, आपको पता है कि उसैन बोल्ट है वो बंच स्टार्ट में ही आपका ना स्टार्ट लेता था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ओलंपिक का झंडा। भाई ये तो यार बिल्कुल इतनी एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला क्वेश्चन है कि बिल्कुल याद रहने वाला। एटम वर्प के अंदर 1920 के अंदर आपका एटम वर्प में फहराया गया था, ठीक है। आपका 1914 के अंदर ये बनकर तैयार हो गया था, 1916 में ये फहराया जाना था, लेकिन आपका वर्ल्ड वॉर की वजह से आपका ये कैंसिल हो गया था, ठीक है, इसीलिए 1920 में फहराया गया था। पहली बार जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो 1920 में हुई थी, और पहली बार यहाँ पर अगर बात करें आधिकारिक रूप से जो भारत ने भाग लिया था वो 1920 में लिया था, जिसमें 5 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था। चलिए भाई, इससे ज़्यादा मैं आपको इजी करके नहीं बता सकता। अगला प्रश्न आपके लिए सार्जेंट जंप आंका जाता है। सार्जेंट जंप से क्या मापा जाता है, तो ये आपका देखिए, आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी पाँव की एक्सप्लोजन पावर है ना, उसको माप करने के लिए आपका सार्जेंट जंप कराया जाता है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि लॉन्ग जंप आपको करवाना है, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ यूज्ड फॉर
सार्जेंट साहब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि फिनिश ग्रिप। अब ये यहाँ पर जेवलिन थ्रो का क्वेश्चन है भाई। जेवलिन थ्रो के अंदर आपकी जो फिनिश ग्रिप है, 3 तरह की ग्रिप होती है, ABC भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें अब ये बता देता हूँ कि आपकी जो उंगली रहेगी ना, जब आप जेवलिन को पकड़ेंगे तो एक तो आपकी उंगली सीधी रहेगी जेवलिन के ऊपर ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपने जेवलिन ऐसे पकड़ा है तो ये आपकी एक तो ये रहेगी ग्रिप, ठीक है। एक होती है, आप क्या करते हैं, जो आपका ये वाली उंगली आपने मोड़ी थी ना, आप इस उंगली को नहीं मोड़ते हैं, आप ऐसे पकड़ लेंगे जेवलिन को सीधा, ठीक है। और एक हो जाती है आपकी वी ग्रिप में। वी ग्रिप का मतलब है कि आपके हाथ है इधर भी आ गए और उंगलियां इधर भी हो गई और आप बीच में से ऐसे जो जेवलिन है इसको पकड़ते हैं। तो ये आपकी जो ग्रिप है ना, ये आपकी जेवलिन से रिलेट है। और जेवलिन से रिलेट आपके लिए क्वेश्चन से एक अगर बन जाएगा तो बिल्कुल ये बनेगा, लेटेस्ट जो क्वेश्चन बनेगा कि भाई भारत ने 125 साल के इतिहास में, कई बोलते हैं 120 साल के इतिहास में, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो ओलंपिक खेलों का इतिहास है वो भाई 125 सालों का हो चुका है। अगर भारत के यहाँ पर एथलेटिक्स में या फिर कह सकते हैं ओलंपिक खेलों में भाग लेने की जो प्रथा है वो 1920 में नॉर्मन प्रिचर्ड, लेकिन हम मानते हैं कि जो भारत ने आधिकारिक रूप से पार्टिसिपेट किया है वो 1920 से। तो 1900 में ये मान के चलिए कि नॉर्मन प्रिचर्ड है, क्योंकि हम उसके मेडल काउंट करते हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनके मेडल के समेत हमारे 35 मेडल है। अगर उनके मेडल हम निकाल देंगे तो हमारे पास में 33 मेडल रहेंगे। तो यहाँ पर जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल लिया है, जी हाँ। और उन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल है PT ऊषा है, अंजू बॉबी जॉर्ज है और मिल्खा सिंह, जी हाँ, स्वर्गीय मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। और उन्होंने जो अपना यहाँ पर जो मेडल लिया है, जो उनका सेकेंड अटैम्प्ट था, ठीक है, सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तय की थी। और जैसे ही उन्होंने रिलीज़ किया तभी उन्होंने अपने हाथ उठा दिए थे और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे विश्वास है कि अब मेरा मेडल कहीं नहीं जाने वाला, गोल्ड मेडल आएगा ही आएगा। क्योंकि वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके जर्मनी के खिलाड़ी थे जिनका बेस्ट था 96 के समथिंग, वो बाहर हो गए थे क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता में नहीं आता। अब हेल्थ रिलेटेड की बात कर रहा है कि हेल्थ रिलेटेड जो आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं उनमें कौन सा आपके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें शामिल नहीं है आपको बताना था कि नहीं है। अब नहीं कौन सा है, तो ये आपका जो स्पीड है ना, स्पीड आपका जो आपकी स्किल रिलेटेड फिटनेस होती है इसमें आपका काउंट किया जाता है। बाकी जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एंडोरेंस और आपके मसल्स कॉम्पोजिशन, ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन, ये आपके हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो गति है ये आपका इससे बाहर हो जाएगा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाइज दी जाएंगी। भाई एकल प्रतियोगिता पूछी गई है, सिंगल पूछ लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि एक तरह से पजल करने के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन देना है, ठीक है। भाई सीधी से आपको याद रखना है कि 7 टीमें टूर्नामेंट में आई है। चलिए 7 टीमें टूर्नामेंट में आई है। अब आप क्या करते हैं, बाई निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या करते हैं, बाई निकालने के लिए आप फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ 2। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आपने 7 टीमें आई है, देख लेना था कि 2 4 4 8, ठीक है। अब 7 से बड़ा कौन सा है, 7 से बड़ा है 8, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है वो 8 बड़ी है। अब आपने क्या करना था, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से आपने n को माइनस कर देना था, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि NP2, इसको ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, ठीक है। अब आप इसमें से 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आपके पास में आ गया। और पूछा गया था कि कितनी बाई दी गई है, तो यहाँ पर 1 बाई है वो दी जाएगी। अगला प्रश्न है, और 1 बाई भी कहाँ दी जाएगी, 1 बाई भी याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नीचे वाली जो टीम होगी ना उसको बाई मिलेगी, ठीक है। रूल है कि सबसे जो पहली बाई हो नीचे वाले हाफ में दी जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था कि विस्फोटक शक्ति का संबंध है, तो विस्फोटक शक्ति है वो किसके अगेंस्ट काम करती है, तो ये आपका ये देखिए ये आपका रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस में देखिए ये है कि आपकी जो शक्ति है ये काम करेगी गतिरोध के विरुद्ध, रेजिस्टेंस गति के साथ प्रतिरोध। तो यहाँ पर इसका जो राइट बनेगा ये बनेगा आपका रेजिस्टेंस विद स्पीड। जी हाँ, जो आपका गति के साथ में यहाँ पर आप अपनी एक्सप्लोजन पावर का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम का जो आप रेजिस्टेंस है इसमें आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो आप एक्सप्लोजन करेंगे ये आपकी स्पीड के साथ में होगा, ठीक है।
चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हॉकी गोल के अंदर जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड आपने जरूर देखा होगा। चलिए मैं बना देता हूँ। ये आपका सपोज कीजिए कि आपका एक हॉकी का गोल पोस्ट है, ठीक है, और इसके आपने बिल्कुल एक नीचे ऐसी बाउंड्री देखी होगी, जो नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है, वो आपका पीछे वाला पार्ट है वो ब्लैक आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने हॉकी के अभी मैचेस देखें तो ये नीचे वाला पार्ट पूछा गया। तो ये है ना, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आपका ये 40 सेंटीमीटर के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 18 इंच। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि गति का संकेत क्या है। अब गति है मीन्स यहाँ पर जो स्पीड है आप उसको कैसे इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पजल करने के लिए देखिए किलोमीटर सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना था किलोमीटर घंटे के ऊपर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में स्पीड है वो मेजर की जाती है। बिल्कुल आप अपना बाइक वगैरह अगर चलाते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बाइक पे वहाँ पर आप अपनी जो स्पीड है वो देखते हैं तो किलोमीटर पर आवर की होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 102 प्रश्न, यहाँ पर 102 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है। जी हाँ, जो आपका 100 मीटर ये कह सकते हैं कि जब भी आप फिनिश लाइन पे अपनी जो यहाँ पर आपकी रेस है उसको समाप्त करते हैं ना, उस रेस को समाप्त करते हैं, तो उसको समाप्त करने के टाइम पे आप कौन सा तरीका है वो अपनाते हैं, ठीक है। तो अपनाने वाले तरीके वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर जो नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। तो ये है रन थ्रू, शोल्डर सर्ग और टॉर्सो फिनिश। तो ये तीनों ही आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं किया जाता जो लंज है ना, ये आपका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। रन थ्रू का मतलब है कि आप सीधा दौड़ दाएं। सर्ग का मतलब है कि आप अपने शोल्डर से फिनिश करें, ठीक है, और शोल्डर वाला पार्ट है एक आप अपना हाथ है सामने की तरफ उठा दें। और टॉर्सो का मतलब है जैसे आपने भाग मिल्खा भाग अगर मूवी देखी होगी तो वो अपना जो धागा है, जो मीन्स जो फिनिशिंग लाइन का जो आपका कह सकते हैं कि जो रिबन होती है, जो टेप होती है, उसका जो छाती वाला पार्ट है वो आपका सामने से छू जाए पहले, तो ये होता है टॉर्सो फिनिश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ये कि सिट एंड रीच टेस्ट मापता है। भाई जल्दी जल्दी में इस बच्चे ने ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दिया है। देखिए जो सिट एंड रीच टेस्ट है, यहाँ पर सिटअप्स की बात नहीं की गई थी बेटा, बात यहाँ पर आपने गड़बड़ कर दी। क्या है ये कि जो हैमस्ट्रिंग है और जो पीठ की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। पेट की ताकत को चेक करने के लिए आप सिटअप्स करवाते हैं, और जो सिट एंड रीच टेस्ट है ये आपका हैमस्ट्रिंग और पीठ की लचक को चेक करने के लिए होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राउंड रोबिन संबंधित है। राउंड रोबिन का यहाँ पर सीधा सा आपसे दूसरा नाम पूछा गया, वो क्या है, तो इसका नाम है दूसरा लीग टूर्नामेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। भाई बदलाव पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। सीखना यहाँ पर देखिए आप है ना लर्निंग को ऐसे याद करते हैं कि लर्निंग है वो ज्ञान से संबंधित होगी या फिर सोचने के ढंग से होगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लर्निंग का मतलब है कि आपने कुछ ऐसे अनुभवों से कुछ नया ऐसा सीखा है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 400 मीटर बाधा दौड़ में कितनी फ्लाइट्स होती हैं, ठीक है, कितनी आपकी हर्डल आपको क्रॉस करनी पड़ती है, तो टोटल 10 होती है। भाई आपकी 100 मीटर है या फिर आप 400 मीटर कर रहे हैं तो दोनों के अंदर, या फिर आप 110 कर रहे हैं, ठीक है, हर्डल, ठीक है, 110 मीटर हर्डल है वो पुरुषों के लिए, आपके जो 100 मीटर हर्डल है वो वीमेन के लिए, और 400 मीटर वो दोनों कैटेगरी के अंदर इस्तेमाल होती है। तो हर एक जी हाँ कोई सी भी रेस हो उसके अंदर आपकी जो आप 100 मीटर है, ठीक है, 400 मीटर है, या फिर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं 110 हर्डल, ठीक है, 110 मीटर हर्डल जो आप इस्तेमाल करते हैं, इन सभी के अंदर 10 आपकी फ्लाइट्स होती हैं, हर्डल होती है। अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो डेविस कप का संबंध है किस खेल से, तो डेविस कप जी हाँ टेनिस से संबंधित है और सन 1900 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शरीर की रचना, देखिए शरीर की रचना, एनाटॉमी यहाँ पर सीधा सा वर्ड लिखा हुआ था तो आपको समझ जाना था कि जो स्ट्रक्चर है आपकी ह्यूमन बॉडी का उसका स्टडी की जाती है। अगर यहाँ पर लिखा होता जो आपका फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी क्या आता है कि जो आपके शरीर की रचना है वो कैसे कार्य करती है, फंक्शनिंग कैसी है, तो आप पहले वाले पे क्लिक कर सकते थे अगर यहाँ पर फिजियोलॉजी लिखा होता तो। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देखिए, जो वहाँ पर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दिया गया था कि जो संधियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। अब यहाँ पर जो ऑस्टियोलॉजी है ये किसका अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम जो शरीर की हड्डियाँ होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी ड्रग की श्रेणी में नहीं आता, तो जो डिपेंडेंट्स है ये आपका ड्रग की श्रेणी में नहीं आता, बाकी जो डिप्रेजेंट्स हो और आपके जो स्टिमुलेंट्स है, नार्कोटिक्स है, ये आपके इसकी श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका राइट है ये हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस व्यायाम किए गए कार्य
को वैज्ञानिक आधार पर नहीं माना जाता। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आप होता हुआ नहीं दिखाई देता। भाई जो काम होता हुआ नहीं दिखाई देता हम उसको ये मानते हैं कि काम हुआ ही नहीं है, और ऐसे काम को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। जैसे आप दीवार को धक्का लगाएं, जी हाँ, अभी आप पेपर चेक करने के बाद में और अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप एक बार दीवार को धकेल के देखना, तो आपकी जो मसल्स होगी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, मसल्स की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, तो इसको आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल कहा जाता है। और आप ना दीवार को हिला सकते हैं, जी हाँ, दीवार को हिलाइएगा मत, और कभी जोश जोश में हिला दें तो इसकी भी गारंटी मैं नहीं लूँगा, जिसका पेपर अच्छा हुआ वो हिला भी देगा भाई। चलिए अगला प्रश्न है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, हॉकी गेम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। तो खेलों के अंदर जो पुनर्वास है, जो रिहैबिलिटेशन है, वो किसके लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो करेक्टिव एक्सरसाइजेज यूज़ की जाती है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज, सुधारात्मक व्यायाम इसको आप कहिएगा। ठीक है, रिहैबिलिटेशन के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को सिखाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा के छात्रों को सिखाया जाता है कि ये आपके प्रदर्शन को बढ़ाता है। जी हाँ, जैसा आपका मनोविज्ञान ये कह सकते हैं, या फिर जैसे आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति होगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए सिखाना जरूरी है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है। तो जो यहाँ पर राफेल नडाल है ये रहे थे विनर, जी हाँ, विजेता थे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो नोवाक जोकोविच है, जहाँ जो नोवाक जोकोविच है ये आपके रनर अप रहे थे। ठीक है, विनर राफेल नडाल और रनर अप नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। अब भाई मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है, तो ये है एंड्रॉयड। जी हाँ भाई, यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी बच्चे ने तैयार किया है क्वेश्चन। एंड्रॉयड भाई आपके हाथ में अभी जो आप ले रखा है ना आपने अपने हाथ में, वो एंड्रॉयड मोबाइल है, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। बाकी आपका सेरेबेलम, थैलेमस और सेरिबेलम, थैलेमस और सेरिब्रम, ये आपके तीनों ही पार्ट आपके मस्तिष्क के रहेंगे, ब्रेन के रहेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है। तो एंटीसिपेटरी जो है यहाँ पर इसने सही बिल्कुल राइट कर रखा, तो ये आपका एंटीसिपेटरी प्रतियोगिता का टाइप नहीं है। बाकी एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन रहेगा, राउंड रोबिन रहेगा और आपका बैगनाइल्ड वाइल्ड, तो ये आपके तीनों ही आपके प्रतियोगिता के प्रकार रहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो भाई ये क्वेश्चंस भी मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ, जो मैंने यहाँ पर तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस करवाए थे, ये वहीं से क्वेश्चंस पूछा गया है। और रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी आपको कोई भी चोट होती है, रिफ्लेक्स का मतलब है कि जहाँ से आपको तुरंत रिफ्लेक्स करना हो, क्योंकि आपकी मसल्स में इंजरी ना हो। जैसे कि आपका आग पर हाथ लग जाए, आपको पता ही नहीं था आग था, या फिर कोई आपकी स्किन को अचानक से कोई आपका या फिर आपकी कोई उंगली पकड़ के चाय के अंदर डुबो दे और चाय हो गर्म, तो आप अचानक से अपने हाथ को खींचते हैं, तो वो जो संदेश है वो आपके दिमाग तक नहीं जाते, जो पेन के स्टिमुलेंट्स है वो दिमाग तक नहीं जाते, जो वहाँ पर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वहीं से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, कुछ साथी अभी मेरे ख्याल में वहाँ पर सर्च कर रहे होंगे गूगल पे, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है राइट मैं आपको बता दूँ कि ये है आपका प्रकाश पादुकोण। ठीक है, जो भारत का कौन सा यहाँ पर पूछा गया कि विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी है, तो प्रकाश पादुकोण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और प्रकाश पादुकोण को देखिए मैंने समझाने के लिए सीरीज के अंदर बताया था कि प्रकाश पादुकोण है वो दीपिका पादुकोण के पापा हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो वायरस के कारण आपकी होती है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तपेदिक आप इसको कहिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस संवर्ग के अंदर आती है। अब जो यहाँ पर टूर्नामेंट के जो आपके टाइप है ना, आप सभी को याद है कितने टाइप हैं, अगर याद नहीं है तो बिल्कुल याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके चारों के चारों टाइप लिख रखा है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। तो यहाँ पर जो पिरामिड है, पिरामिड का मतलब होता है, देखिए कुछ ऐसे पिरामिड आपका बनता है। ठीक है, ये आपका पिरामिड हो गया। अब पिरामिड के बेस में यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी होंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपके मैच होते जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप एक हाइट पर पहुंच जाते हैं और जो यहाँ पर विनर होगा उसी को मेडल दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। अब ये क्वेश्चन भी भाई इससे इजी, विटामिन से रिलेटेड भी मैं अलग से सीरीज करवा चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था कि विटामिन बी, जितने भी विटामिन बी हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B12, B9,
11। तो ये सारे के सारे आपके पानी में घुलनशील है और इसके साथ में विटामिन सी, जी हाँ विटामिन सी भी जो है वो पानी में आपका घुलनशील है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी, ये राइट हो जाएगा। विटामिन बी और बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और पूछा गया है, यहाँ पर इस भाई ने क्वेश्चन ये गलत कर दिया है कि मोटापे से उत्पन्न नहीं होता है। तो मोटापा हमेशा याद रखेगा सिर्फ कैंसर को छोड़कर, किसको छोड़कर, कैंसर को छोड़कर और सभी जो बीमारियां हैं उनका घर होता है। जितनी भी बीमारियां हैं वो मोटापे से हो सकती हैं, सिर्फ एक कैंसर को छोड़कर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि काइफोसिस को यह भी कहा जाता है। भाई यहाँ पर अगर आपने फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ को नहीं पढ़ा तो आप उसमें पढ़ लीजिए। जो काइफोसिस है उसको राउंड बैक भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और ये है यहाँ पर इस जो टीजीटी एग्जाम हुआ था इसका लास्ट क्वेश्चन, किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो जो अंतराल प्रशिक्षण है, इंटरवल जो ट्रेनिंग है, ये आपके अंदर एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो ये थे भाई 125 जो यूपी टीजीटी आज 8 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ है उसके 125 क्वेश्चंस। कितने, 125 क्वेश्चन है और टोटल आपका ये 500 नंबर का पेपर है, ठीक है। एक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर 4.25, यहाँ 4.15 जो मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। और देखते हैं कि अब जो स्कोर है भाई, मेरे हिसाब से इस पेपर में अगर किसी भाई ने, किसी बहन ने, ठीक है, जो यहाँ पर स्कोर किया होगा 95 प्लस, भाई मैं 95 प्लस ही बात करूँगा, 95 प्लस जिसने यहाँ पर अपना अटैम्प्ट किया है तो यहाँ पर अपने आप को सिक्योर समझे, मीन्स वो मेरिट में आएगा। और यहाँ पर जो 90 से 95, भाई 90 से 95 के बीच में जो रहेगा ना, वो अपने आप को ये कह सकता है कि उसको यहाँ पर कॉल की जाएगी और जॉब के लिए उसको बिल्कुल यहाँ पर जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो बनेगी। तो ये थे भाई आज के यहाँ पर 125 प्रश्न आपके यूपी टीजीटी के। तो कैसे लगे प्लीज़ यहाँ पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपको कैसे लगे। जी हाँ ज़रूर, आपके जो यहाँ पर रिप्लाई होंगे वो रिप्लाई मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार जो सीरीज़ हैं वो लगातार लेके आऊँ। भाई लाइक है ये करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जाते जाते कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के लिए आप, जी हाँ, खुद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर मेरे से पढ़ा है तो आप बिल्कुल कहेंगे यस सर सारा पेपर यहीं से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।